एमसीक्यूज करा था। लेकिन मेरे पास फाइल नहीं थी तो मैं एमसीक्यूज अरेंज नहीं कर सका। वरना जितने भी पेपर हैं अकाउंटिंग के एमसीक्यूज, जितने भी अकाउंटिंग के एमसीक्यूज पेपर हैं, हर पेपर में पहला सवाल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से होता है। यानी आपकी बिस्मिल्लाह ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से होती है। तो ये ध्यान में रख लें, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है, जब भी आप एमसीक्यू करेंगे पहला सवाल आपको मिलेगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का। तो जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? ये रूल्स होते हैं, ये रेगुलेशन होती है, जिसके तहत हम क्या कर रहे होते हैं? अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। उसमें एक है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फॉर्म कहते हैं लीगलिटी को, लीगल सिचुएशन को। फॉर्म किसे कहते हैं? लीगल सिचुएशन को। सब्सटेंस किसे कहते हैं? रियलिटी को। किसको कहते हैं? रियलिटी को। तो सर व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, एक होगी लीगल सिचुएशन, एक होगी उसका सब्सटेंस, उसकी रियलिटी। अकाउंटिंग कहती है गो टू द रियलिटी। सब्सटेंस को प्रायोरिटी दो, रियलिटी को प्रायोरिटी दो। सर समझ में नहीं आया? आप लोगों ने वर्ड सुना होगा हायर परचेज, बिजनेस में पढ़ा होगा हायर परचेज। हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज में हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं इक्विपमेंट। सो आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, अगर मैं कोई चीज इंस्टॉलमेंट पे लूं, किस्तों पे लूं, आई एम द बायर, तो वो चीज मेरे नाम पर हो गई। क्या वो मेरे लिए नॉन करंट एसेट है या नहीं है? अगर मैं कोई गाड़ी लेता हूँ हायर परचेज पे, मैं गाड़ी लेता हूँ किस्तों पे, तो उसके डॉक्यूमेंट किसके पास होंगे? वो गाड़ी किसके नाम पर होगी? वो गाड़ी बैंक के नाम पर होगी, मेरे नाम पर नहीं होगी, क्योंकि मैंने किस्तों पे ली है, मैंने इंस्टॉलमेंट पे ली है। जब तक मेरी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होगी वो गाड़ी मेरे नाम पर नहीं होगी। लेकिन अकाउंटिंग कहती है आपने हायर परचेज पे ली है, भले टाइटल आपको ट्रांसफर नहीं हुआ हो, आप उसको यूज कर रहे हैं, आप ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, आप घुमा रहे हैं गाड़ी को लेके, अकेले भी घूम रहे हैं, उसके साथ भी घूम रहे हैं, तो रियलिटी ये है कि ये आपकी अपनी गाड़ी है। तो आप इसको एज अ नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो? सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है? एक होती है रियलिटी और एक होती है लीगैलिटी, लीगल सिचुएशन। लीगल सिचुएशन को अगर कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन आ गई कि देयर इज अ लीगल सिचुएशन एंड देयर इज अ रियलिटी, दोनों में डिफरेंस है, तो रियलिटी को आपने प्रायोरिटी देनी है। किसको प्रायोरिटी देनी है? रियलिटी को। ये है आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो हायर परचेज के अंदर भी हम ऐसा करते हैं। एक और चीज, सेल्स ऑन अप्रूवल, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस में क्या होता है? मेरी इन्वेंट्री जो है वो किसके पास पड़ी हुई है? मेरी इन्वेंट्री जो है वो रिटेलर के पास पड़ी हुई है। मेरी इन्वेंट्री जो है वो किसके पास पड़ी है? होलसेलर के पास पड़ी हुई है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो आपने माल उसको दिया हुआ है, आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि ये माल जब बिक जाए कि क्या नाम है, मुझे पैसे दे देना। आपने उसको ये बोला हुआ है। और हमारे पास जितने भी डबल रोटी वाले हैं, ये दुकान में डबल रोटी रखते हैं और इसे कहते हैं जब डबल रोटी बिक जाए तो पैसे दे देना। तो क्या मैं इसको सेल रिकॉर्ड कर लूं? अकाउंटिंग कहती है नो। अकाउंटिंग कहती है जब उसके पास से माल नहीं बिकेगा तो क्या होगा? अगर डबल रोटी उसके पास से नहीं बिकी तो क्या होगा? आप वापस लोगे ना उससे, वो बड़े खराब हो जाएगी, बड़े बड़े खराब हो जाएगी। तो रियलिटी ये है कि ये सेल नहीं है। ये सेल तब होगी जब माल उसके पास से बिक जाए। सो अकाउंटिंग कहती है व्हेन देयर देयर इज अ ट्रांजैक्शन, उसमें दो चीजें हो, सब्सटेंस एंड फॉर्म। फॉर्म मतलब लीगल सिचुएशन, सब्सटेंस मतलब रियलिटी। रियलिटी को आपने क्या करना है? प्रमोट करना है। ठीक है। इसके एमसीक्यूज कराऊंगा तो चीजें ज्यादा क्लियर होगी। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, वो आपके पास है रियलाइजेशन। पहले मैं वो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं जो आपने नहीं पढ़े हुए, वो है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या कहता है? रेवेन्यू कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज once good associated with that revenue have been delivered to customer। ये गुड्स के ऊपर है। ये वाला कॉन्सेप्ट किसके ऊपर है? ये गुड्स के ऊपर है। ये कहता है आप सेल तब रिकॉर्ड करोगे, सेल तब रिकॉर्ड करोगे जब वो गुड्स क्या हो जाए? आपके पास से डिलीवर हो जाए। आप सेल्स तब रिकॉर्ड करोगे जब उस गुड्स का क्या हो जाए? टाइटल ट्रांसफर हो जाए। क्या हो जाए? टाइटल ट्रांसफर हो जाए। हमारे पास अकाउंटिंग में क्या होता है? हम गुड्स तब रिकॉर्ड करते हैं जब तक बिल नहीं बनता। क्योंकि बिल बनने का मतलब क्या है? जब आप बिल बना लेते हैं, इनवाइस बना लेते हैं, सो इनवाइस बनाने के बाद क्या होता है कि वो आपका सही मानों में टाइटल क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, मैं इजी कर दूं। आपने नॉर्मल सेल की, आप सेल रिकॉर्ड कर दें। आपके पास कस्टमर आया, उसने आपको पैसे दिए, उसने कहा सर मुझे गुड्स भेज दीजिएगा। आपने गुड्स भेजे नहीं, उसने एडवांस आके पैसे दिए कि जब गुड्स अवेलेबल हो तो मुझे आगे भेज दीजिएगा। तो इसको हम सेल रिकॉर्ड कर लें?
आपके पास कस्टमर आया, उसने आपको एडवांस रकम दी कि सर ये रख लें, जब आपके पास गुड्स अवेलेबल हों तो आप मेरे पास भेज दीजिएगा। तो क्या इसको हम सेल रिकॉर्ड कर लें? ये हम तब रिकॉर्ड करें जब उसको गुड्स भेजें। अकाउंटिंग कहती है नो, ऐसे नहीं करें। उसने आपको एडवांस दिया है, ये आपके लिए भी लाइबिलिटी है। जब तक आपके पास गुड्स नहीं आते, जब तक आप उसको बेचते नहीं है, डिलीवर नहीं करते, तब तक आपने उसको सेल नहीं रिकॉर्ड करनी। इसी तरीके से आपने रिटेलर को सामान दिया, आपने होलसेलर को सामान दिया कि ये सामान रख लें, जब बिक जाए तो मुझे पैसे दे देना। हम इसको सेल पता है कब रिकॉर्ड करते हैं? जब उसके पास से बिक जाता है, या टूट जाता है, या चोरी हो जाता है, मतलब मुझे वो वापसी नहीं कर सकता। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई कि वो मुझे वापसी नहीं कर सकता, तब हम सेल रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज हम सेल नहीं रिकॉर्ड करते। तो इस पे एक दो तीन एमसीक्यूज आए थे। अब मेरे साथ मसला ये हो रहा है कि एमसीक्यूज है नहीं मेरे पास इस वक्त। तो मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। बहुत खतरनाक एमसीक्यूज होते हैं। तो एक तो हो गया रियलाइजेशन, ये गुड्स के ऊपर है। दूसरा, आप लोगों ने मशहूर कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रूडेंस। ये आप सब लोगों ने पढ़ा है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि एहतियात। एहतियात, जो भी फ्यूचर में लॉस होना है वो आज रिकॉर्ड करो। डेप्रिसिएशन, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। डेप्रिसिएशन क्या है? फ्यूचर लॉस है। डिस्पोज करूंगा नॉन करेंट एसेट पे तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। नॉर्मली ये होता है कि जब आप एक एसेट यूज कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ गिरती है। तो सही मानों में देखा जाए तो अगर आप प्रॉपर तरीके से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी लॉस होता है उसको आज ही रिकॉर्ड करो। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड लॉस है। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका एक्सपेक्टेड लॉस है। इन्वेंट्री है, आपने पढ़ा होगा अभी, उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें कॉस्ट का बताया, नेट रिलायजेबल वैल्यू का बताया कि सम टाइम हमारी इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तो सस्ती बिकती है। तो ये भी हमारे पास किस में आता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में आता है। पेपर में सिचुएशन देगा, आपने उस सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है? आंसर देना है। चलिए जी। उसके बाद कंसिस्टेंसी है। एनीवन हैज आइडिया अबाउट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? पेपर में सवाल आ जाए डेप्रिसिएशन पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, क्यों लगाते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। पेपर में सवाल आ जाए प्रोविजन फॉर डॉफर डेट हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या क्या कहता है? अगर आप एक पॉलिसी चूज करो, अगर आप एक पॉलिसी चूज करो तो सेम पॉलिसी आप हर साल अप्लाई करो। हमारी क्रिकेट टीम क्यों तबाह हो गई? कभी आप बाबर आजम को कैप्टन बना देते हैं, कभी सऊद शकील को बना देते हैं, कभी रिजवान को बना देते हैं, कभी शाहीन को बना देते हैं। अबे यार कंसिस्टेंट बनो यार, एक पॉलिसी लेके चलाओ। आप बार बार चेंजेस करोगे, टीम नहीं चलेगी। तो अकाउंटिंग भी कहती है आप डेप्रिसिएशन मेथड अगर यूज करते हैं फॉर सपोज आरबीएम, तो आरबीएम चलाएं। चेंज करना चाहते हैं करें, लेकिन प्रॉफिट मत बढ़ाएं। अगर आप इसलिए चेंज कर रहे हो प्रॉफिट बढ़े, गलत है। फीफो यूज करते हो, कौन सा मेथड यूज करते हो? फीफो। तो हर साल फीफो लगाओ। अब फीफो से एफको की तरफ आते हो तो ये तब आओगे जब आपको लगता हो जस्टिफाएबल हो, जब प्रॉफिट आपको प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसा मत करना। तो समटाइम हम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, ये गलत है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, आपने रखा था 5%, आपने कर दिया 10%, 11%। हम चेक करेंगे ये रियली जस्टिफाइबल है या नहीं है। तो है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एनीवन? जो चीते लोग हैं माशाल्लाह से, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ा है आपने। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई एप्लीकेशन इसकी बताएं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा ये बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा। कब तक चलेगा? लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड से मुराद कम से कम 1 साल तो हमारा बिजनेस चलेगा, कम से कम 1 साल चलेगा। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होती है? आप बनाते हैं एसओएफपी, तो एसओएफपी में क्या लिखते हैं? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट पता है किसे कहते हैं? उन एसेट्स को बोलते हैं जो साल से ज्यादा बेनिफिट देते हैं। तो आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है आपका बिजनेस ज्यादा से चलेगा। आप जितना आपने फायदा उठाया होता है माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? कि मैं इतना फायदा उठा चुका हूं, बाकी मुझे आगे उठाना है। आप लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्यों लिखते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती है लाइबिलिटीज विच आर टू बी सेटल्ड आफ्टर 12 मंथ्स। आफ्टर 12 मंथ्स, जिस तारीख की एसओएफपी उसके भी 1 साल बाद। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप दुनिया को बता रहे हैं भाई मैं बिजनेस चलाऊंगा, वो अल्लाह मालिक है, बिजनेस बंद हो गया बंद हो गया, लेकिन मैं कम से कम 1 साल से ज्यादा चलाऊंगा मैं इस बिजनेस को। तो ये जो हम एसओएफपी बनाते हैं, गोइंग कंसर्न। हम डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, गोइंग कंसर्न। डेप्सन पे कैसे लग रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन 1 साल की होती है। सर समझ में नहीं आया? हमारे पास एक बिजनेस है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिजनेस के बच्चे पढ़ते हैं ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में पता है क्या होता है?
जब हम कोई नॉन करंट एसेट बाय करते हैं उसको एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट बनती है, चाहे परचेसेस करो वो भी एक्सपेंस होगा, चाहे रेंट दो वो भी एक्सपेंस होगा, चाहे नॉन करंट एसेट बाय करो वो भी एक्सपेंस होगा। फिर जितने का उसको बेचते हैं वो इनकम रिकॉर्ड करते हैं। मतलब वो बिजनेस चलता ही 1 साल है, मतलब 6 महीने 1 साल चलता है। तो जो जो चीजें वो बाय करता है, चाहे वो नॉन करंट एसेट हो, चाहे करंट एसेट हो, चाहे एक्सपेंस हो, वो सबको डेबिट करता है प्रॉफिट स्टेटमेंट के अंदर। और जो जब उसको सेल करता है तो जो जो इनकम मिलती है उसको क्रेडिट कर देता है। यानी वहां डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं, कैलकुलेशन होती ही नहीं है डेप्रिसिएशन की। आती है वैसे, लेकिन वो एक अलग तरीका है। सो ये क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं एसएफपी बना रहा हूँ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैं हर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा जिसकी कोई मॉनेटरी टर्म हो, जिसकी कोई मनी वैल्यू। रेंट में रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं। इंश्योरेंस में रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कितनी इंश्योरेंस देनी है। मैं नॉन करेंट एसेट बाय करता हूँ तो उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करता हूँ। जी बेटा। गुडविल तो मनी मेजरमेंट में नहीं आएगा ना? गुडविल दो तरह की होती है। गुडविल एक होती है परचेज, एक होती है इनहेरेंट। अच्छा, हमारे कोर्स में गुडविल टॉपिक है नहीं। जो अगर जैसे ब्लू जेज वाले अज्यूम करें कि हमारी गुडविल बनती है 1 लाख 2 लाख, तो इसके पीछे कोई पैसे दिए हैं आपने क्या? आप कैसे बोल रहे हैं मेरी गुडविल 1 लाख बनती है 2 लाख बनती है? आपने कोई पैसे दिए थे? सर समझ में नहीं आया। मैं अभी अगर उसको बाय करूं ना जाके, क्या बोलते हैं, मिर्ची वाले को। ना टॉपिक खत्म हो गया क्या? टॉपिक चल रहा है बेटा। नहीं, गुडविल टॉपिक में है हमारे सिलेबस में। गुडविल कैलकुलेशन नहीं है कोर्स में, एमसीक्यू में आ सकता है। कैलकुलेशन नहीं है हमारे कोर्स में। पहले ये पार्टनरशिप में आता था, अब हट चुका है। अच्छा। हाँ। डेप्रिसिएशन मंथली लगाएं या फुल ईयर लगाएं, गोइंग कंसर्न में आता है बेटा। दोनों गोइंग कंसर्न में आते हैं। लेकिन कभी भी पेपर में सवाल आ जाए ना कि डेप्रिसिएशन पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एक बार आया था, 4 कॉन्सेप्ट बताओ। मुझे याद नहीं कब आया था। डेप्रिसिएशन के ऊपर कितने कॉन्सेप्ट लगते हैं, 4 कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो बताओ। तो 4 कॉन्सेप्ट कौन कौन से लगते हैं सर? पहला लगता है मैचिंग, दूसरा लगता है प्रूडेंस, तीसरा लगता है कंसिस्टेंसी, और चौथा लगता है गोइंग कंसर्न। ये याद रखिएगा, डेप्सन पे 4 कॉन्सेप्ट लगते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे प्रूडेंस, दूसरे नंबर पे बोलेंगे मैचिंग, तीसरे नंबर पे बोलेंगे कंसिस्टेंसी, और चौथे नंबर पे बोलेंगे गोइंग कंसर्न। ठीक है। अच्छा, मनी मेजरमेंट का बताऊं। एक बार पेपर में सवाल है, हमने एडवर्टाइजमेंट की। हमने क्या की, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट की। और हमें लगा कि एडवर्टाइजमेंट का बड़ा फायदा होगा, तो उसको हमने एज ए एसेट रिकॉर्ड कर लिया। ये मनी मेजरमेंट के भी खिलाफ है, प्रूडेंस के भी खिलाफ है। प्रूडेंस कहता है आप एसेट बढ़ा रहे हो, मनी मेजरमेंट कहता है भाई इस एसेट के अगेंस्ट पैसे कहाँ गए, ये तो एक्सपेंस है। इसी तरीके से वो बोलेगा भाई मेरे जो एम्प्लॉइज है माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, हमने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी थी, तो हमारे एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हो गए हैं, माशाल्लाह डबल परफॉर्मेंस है, डबल आउटपुट बन रहा है। तो इसको हम क्या नाम है, एज ए एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है ठीक है, आप अपने एम्प्लॉइज को परफॉर्मेंस डबल हो गई है, एज एसेट रिकॉर्ड कर रहे हो। एसेट के अगेंस्ट पैसे दिए जाते हैं। आप मशीनरी लाते हो पैसे देते हो, मोटर व्हीकल लाते हो पैसे देते हो, यहाँ कौन से पैसे गए? तो कोई भी ऐसी चीज वो आपको दे दे ना पेपर में कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, मोरल बहुत अच्छा है, मोटिवेशन अच्छी है, मैं एमसीक्यूज दिखाता हूँ आपको ताकि थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। तो ये मनी मेजरमेंट के खिलाफ है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये थोड़ा सुन लीजिएगा। एक चीज जब आप बाय करते हैं ना इनिशियली, इन्वेंट्री इनिशियली बाय करेंगे किस पे लिखेंगे, कॉस्ट पे या सेलिंग प्राइस पे? इनिशियली। आज आपने इन्वेंट्री बाय की, एक होती है कॉस्ट, एक होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक होती है सेलिंग प्राइस। हमेशा कॉस्ट पे लिखते हैं। नॉन करेंशियल आप बाय करेंगे किस पे लिखेंगे, कॉस्ट पे लिखेंगे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है आप जब भी कोई चीज बाय करोगे आप कॉस्ट पे लिखोगे, फिर उसके बाद साल हो गया 2 साल हो गया, फिर आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है और एनआरवी कम है तो एनआरवी पे लिखोगे। ठीक है। आपने एक नॉन करेंशियल खरीदा है, आपने उसकी कॉस्ट दिखाई है 1 लाख, लेकिन साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो डेप्सिट माइनस करोगे। तो इनिशियली आप हर चीज को कॉस्ट पे लिखते हो, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। कभी आपने देखा होगा एसओएफपी जब हम बनाते हैं तो हम कॉस्ट का अलग कॉलम बनाते हैं, डेप्रिसिएशन का अलग कॉलम बनाते हैं। इसकी वजह भी हिस्टोरिकल कॉस्ट है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है हर चीज इनिशियली कॉस्ट पे लिखनी है, तो हम कॉस्ट पे लिखते हैं। अब एक बात जरा सुन लें, मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं इन्वेंट्री बाय करने जाता हूँ, मेरी परचेज प्राइस है $11। इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी? मैं इन्वेंट्री बाय करने जाता हूँ, मेरी परचेज प्राइस है $11, कितने की होगी इन्वेंट्री मेरी? सर 11। 11 की। मैं इन्वेंट्री बाय करने जाता हूँ, मेरी इन्वेंट्री की परचेज प्राइस है 11, कैरेज इनवर्ड है $2, डिलीवरी कॉस्ट है $2, कितने की होगी वो?
उसकी कॉस्ट क्या होगी? सर $11 13। 13, ये ध्यान में रखिएगा, पेपर में ऐसे सवाल भी आते हैं। वो बोलेगा आप नॉन करंट एसेट बाय करने गए, नॉन करंट एसेट बाय करने गए, नॉन करंट एसेट बाय करने गए, उसकी परचेज प्राइस ये थी, ट्रेड डिस्काउंट इतना था, डिलीवरी कॉस्ट ये थी। तो ये ध्यान में बिठा ले, नॉन करंट एसेट की परचेज प्राइस प्लस उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा हो, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा हो, वो सारा उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता है। आपने पढ़ा होगा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो चीज भी हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे इंक्लूड होंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ऑनर और बिजनेस सेपरेट है। ऑनर की कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसको अलग करोगे, बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन करो होगी इसको अलग करोगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये पार्टनरशिप मैंने भी रिसेंटली पढ़ाया था। तो मैंने बच्चों को बताया था कि अगर मैं उसको सैलरी देता हूँ ना, क्या बोलते हैं, पार्टनर को सैलरी देता हूँ, पार्टनर को सैलरी, तो पार्टनर की सैलरी कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती। वो कहाँ जाती है? वो जाती है एप्रोप्शन अकाउंट में। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पार्टनर अगर अपने घर पैसे लेके जाएगा, ड्राइंग कहेंगे। पार्टनर बिजनेस में लगाएगा तो उसको फिर कैश बोलते हैं, यानी कैश डेबिट, बैंक क्रेडिट। सो ड्राइंग के पीछे भी, ड्राइंग का जो अलग अकाउंट बनता है, इसके पीछे भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। आप जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, इसके पीछे भी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है कि हम सारे पार्टनर के लिए अलग अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट रहता है? ड्यूबिलिटी। आप लोग सेक्शन ऑफ एरर पढ़ा था आप लोगों ने। हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसके पीछे ड्यूबिलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते वक्त बाज दफा हमें देखना पड़ता है कि उसको एक्सपेंस में लिखना है या उसको नॉन करेंसी में लिखना है। उसके लिए हम देखेंगे मटीरियलिटी। इसकी मिसाल ऐसे है कि भाई वो मुहिब से पैसे चोरी हो गए, मुहिब ने जेब में कुछ पैसे रखे थे, गायब हो गए, 10 रुपए गायब हो गए। अच्छा जी। और एक बार मुहिब से गायब हो गए कितने? 5,000 गायब हो गए। मुहिब कहाँ ज्यादा परेशान होगा, 10 रुपए पे या 5,000 पे? मुहिब 10 रुपए, 5,000 पे ज्यादा परेशान होगा। 10 पे तो बिल्कुल नहीं होगा। वो बोलेगा 10 रुपए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बताने का रीजन क्या है? वो 10 रुपए उसके लिए मटीरियल नहीं है, क्योंकि वैल्यू कम है। तो ये भी ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप कभी कभार पेपर में सवाल आता है कि अगर मेरे पास एक चीज है नॉन करंट एसेट, उसकी वैल्यू 100 है, क्या है, 100 है, उसकी वैल्यू 100 है, हम क्या करें डेप्रिसिएशन के लिए? क्या करें? अकाउंटिंग कहती है अगर वैल्यू बहुत कम है ना, वैल्यू बहुत कम है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो पूरा एक्सपेंस में लिख दो, है ही 100 रुपए वैल्यू, क्या इसको डेप्रिसिएशन करें, क्या इसको डेप्रिसिएट करें? पूरा का पूरा कहां लिख दो। ये आ चुका है पेपर में सवाल कि अगर हमारे पास लूज टूल्स हो, हमारे पास क्या हो, लूज टूल्स हो, टूल्स वगैरह जो होते हैं, जो गाड़ी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, मशीनरी में इस्तेमाल होते हैं, स्क्रू ड्राइवर हो गया, इसकी डेप्रिसिएशन कैसे करें? सो अकाउंटिंग कहती है अगर वैल्यू बहुत कम हो तो क्यों पागलपन कर रहे हो, डायरेक्ट सारा का सारा एक्सपेंस में लिख दो। जैसे रेंट लिखते हो, इंश्योरेंस लिखते हो, स्टेशनरी लिखते हो, ऐसे ही पूरा का पूरा एक्सपेंस में लिख दो। जितना माल खरीदा है पूरा एक्सपेंस। और दूसरा तरीका, आप क्या करो, उस पे लगाओ रीवैल्यूएशन मेथड। कौन सा लगाओ? रीवैल्यूएशन मेथड। तो ये रीवैल्यूएशन मेथड भी इसलिए लग रहा होता है कि हम बोलते हैं इसकी वैल्यू कम है। स्ट्रेट लाइन मेथड और आपका वो वाला मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उन जगहों पे लगता है जहां वैल्यू ज्यादा होती है। सर मैचिंग कॉन्सेप्ट पे आ जाए। मैं, अच्छा, इसमें एक सवाल एक बार ये आया था, एक एरोप्लेन कंपनी है, उसके पास स्कैनर है। स्कैनर होता है 11,000 रुपए का। तो एरोप्लेन कंपनी पता है क्या करती है? 11,000 रुपए सारे के सारे एक्सपेंस में लिख देती है, क्योंकि उसके पास जो नॉन करंट एसेट होते हैं वो करोड़ों के होते हैं, 80 करोड़, 90 करोड़, इतने का नॉन करंट एसेट होता है। और अच्छा, बड़े बड़े बिजनेस पता है क्या करते हैं? जो शुरू के 6 जीरो होते हैं उनको हटा देते हैं। आप कभी उनकी स्टेटमेंट देखेंगे, मिलियंस में होंगी, यानी उनकी स्टेटमेंट स्टार्ट इससे हो रही होगी 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। वो भी, तो अगर एक चीज मैंने 11,000 रुपए की खरीदी है, उसका मैं कैसे शो करूँ उसको नॉन करंट में? तो उसको क्या कर देते हैं, एक्सपेंस में लिख देते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंस एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। नॉन करंट एसेट में हम अप्लाई करते हैं वो वाला मेथड, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। रीजन क्या है? मैचिंग। अगर एक चीज मुझे हर साल इक्वल बेनिफिट देगी तो खर्चा भी इक्वल आएगा, मैचिंग हो सकता है। रिड्यूसिंग बैलेंस क्यों लगाते हैं? ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं तो खर्चा भी ज्यादा आता है। तो अक्रूड एंड प्रीपेमेंट, इसमें भी मैचिंग आता है कि अगर हम इनकम हमने कमाई है 15 महीने की, इनकम हमने रिसीव की है 15 महीने की, तो हम कितना रिकॉर्ड करेंगे? 12 महीने का। एक्सपेंस हमने पे किया है 14 महीने का, 2 महीने की प्रीपेमेंट हम माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन पे भी अप्लाई होता है, डाउटफुल डेट पे भी अप्लाई होता है। पहला साल है, सेल्स बढ़ गई, तो जो भी डाउटफुल डेट है वो उसी साल आएगा, अगले साल नहीं आएगा। ये आपका हो गया मैचिंग। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़े से एमसीक्यूज करवाता हूँ। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको थोड़े से एमसीक्यूज करवाता हूँ।
ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अगर आपके पास एमसीक्यू की फाइल हो, शेयर कर देंगे तो बड़ा फायदा हो जाएगा। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ पेपर में एमसीक्यूज कैसे आते हैं। दुआ करें मेरे पास मिल जाए। पहला एमसीक्यू इस पे होता है। पहला जो एमसीक्यू होता है वो होता ही इसी के ऊपर है। 1 मिनट कीजिएगा, जब तक कोई सवाल हो पूछ लें आप लोग। जब तक बेटा आप लोग कोई सवाल वगैरह पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। मैं आपको कुछ एमसीक्यूज करवा देता हूँ। चलें जी, आ जाएं। शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। चलो 3 4 एमसीक्यूज तो शेयर हो जाएंगे आपसे। आ जाए बेटा। ये है देखिए, पहला एमसीक्यू हमेशा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आता है। तकरीबन पहला एमसीक्यू आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे ही मिलेगा। ये रहा। सॉरी, इसको देखिए जरा। A business has the practice of not conducting a physical count of unused stationery at the year end. Which accounting concept has been applied for this practice? जी, इसमें पहले तो ये समझ लें कि ये फिजिकल काउंट किसे कहते हैं। फिजिकल काउंट कहते हैं हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है ना, इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है, उसका हम बाकायदा फिजिकल काउंट करते हैं। फिजिकल काउंट करने के पीछे 2 रीजन होते हैं। अच्छा, हमारे पास कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होता है। मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ। ये दाऊद है ना, दाऊद सुपरमार्ट हो गया, मैक्स बचत हो गया, इन सबके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इनसे अगर पूछेंगे ना कितने पैकेट्स बच गए हैं, तो इनके पास जब भी बार कोड स्कैन होता है कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है, बैंक वाले उनके पास भी रिकॉर्ड पड़ा होता है कितने पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन बैंक वाले फिजिकल काउंट करते हैं, फिर भी चेक करते हैं। और दाऊद सुपरमार्ट वाले भी क्या करते हैं, साल के आखिर में फिजिकल काउंटिंग फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? चोरी भी तो हो सकता है ना माल। तो ऐसे ही मैं स्टेशनरी यूज करता हूँ, मार्कर आए थे, मार्कर यूज करता हूँ। अच्छा, हम जब भी मार्कर इशू करते हैं नोट डाउन कर लेते हैं कितने मार्कर इशू कर दिए। तो हमारे पास रिकॉर्ड में आ रहा होता है कि भाई 13 मार्कर बच गए हैं, 12 मार्कर बच गए हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बिजनेस कंफर्म नहीं करते, जाके मार्कर गिने, काउंट करें, देखा जाएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इतना टाइम लगाएं? अगर 1 2 मार्कर ऊपर नीचे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको बोलते हैं मटीरियलिटी काउंट। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। आगे चलें। अच्छा, ये देखें जरा। Which concept is identified by the accounting equation asset is equal to capital plus liability? जी, तो आसान है। सी होगा। इसका बेटा ये तो मेरे ख्याल से ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट होगा, मैं समझता हूँ। क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन तो डबल एंट्री पे बनी हुई है ना। एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आप लोग जब डबल एंट्री पढ़ते हैं तो सर सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन तो पढ़ाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट पढ़ा रहे होते हैं कि अगर एसिड बढ़ेगा तो साथ में कैपिटल लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगी। तो इसका और आंसर होना डुअलिटी क्या चाहिए होगा? इक्वल। जी, डुअलिटी समझाइए क्या है? ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट ये है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज अफेक्ट ऑन टू साइड, वन ऑन डेबिट साइड, वन ऑन क्रेडिट साइड, एंड इट इज इक्वल इन अमाउंट। आप लोग जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके पीछे भी ये कॉन्सेप्ट है। जो बैलेंस शीट होती है इसमें क्या होता है, एसिड एक तरफ होते हैं, कैपिटल लाइबिलिटीज एक तरफ होती है। ठीक है ना। गोइंग कंसर्न का पता है सवाल कैसे आएगा? गोइंग कंसर्न का सवाल ऐसे आएगा कि भाई हम डेप्थ रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर प्रूडेंस नहीं दिया हुआ सवाल में मैचिंग नहीं दिया हुआ, तो फिर हम गोइंग कंसर्न लेंगे। ठीक है। अच्छा, गोइंग कंसर्न का सवाल कैसे आता है ये जरा नोट कर लीजिएगा। जब एक बिजनेस गोइंग कंसर्न हो जाता है, मतलब एक बिजनेस साल चलेगा बस, या साल के अंदर अंदर बंद हो जाएगा, तो वो जितने भी नॉन करंट एसेट हैं उनको रियलाइज वैल्यू पे लिखता है। ऐसा सवाल आया था पेपर में, मैं दोबारा रिपीट करूं। जब एक बिजनेस गोइंग कंसर्न हो जाता है, मतलब वो साल के अंदर बंद हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, तो जितने भी उसके पास नॉन करंट एसेट हैं, जितने भी एसेट हैं, उनको वो फिर कॉस्ट पे दिखाने के बजाय रियलाइज वैल्यू पे कितने के बिकेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है जो इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। पार्टनरशिप एडमिशन, पार्टनरशिप रिटायरमेंट, पार्टनरशिप चेंजेस, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे A2 में। तो उसमें जब पार्टनरशिप खत्म होती है, तो वो जितने भी उसके पास एसेट होते हैं उसको मार्केट वैल्यू पे लेकर आता है। तो ऐसा एक सवाल आया था पेपर में।
अच्छा जी, ये देखें जरा, ये वाला। when when valuing inventory for inclusion in the financial statement, its selling price is ignored if it is higher than its cost price. हम सेलिंग प्राइस इग्नोर करते थे अगर वो कॉस्ट से ज्यादा होती थी। विच कॉन्सेप्ट इज बीइंग अप्लाइड इन दिस सिचुएशन? डी। अब ये सही कह रहे हैं, डी पर डी आएगा इसका आंसर जो है। वैसे प्रूडेंस भी आ सकता था, ठीक है ना, प्रूडेंस भी आ सकता है, लेकिन प्रूडेंस इसमें है नहीं, हम डी पे ज्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जरा, why is depreciation provided on a non current asset? डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं नॉन करंट एसेट के ऊपर? सी होगा। टू अप्लाई द मैचिंग कॉन्सेप्ट ओके है, टू इंश्योर द एसेट इज शोन इट्स, ये गलत है, टू तो नहीं आएगा। टू स्प्रेड द कॉस्ट, ये सही है। तो 1 एंड 3 का क्या हो जाएगा हमारे पास? सी हो जाएगा। शाबाश बेटा, आला। अच्छा जी, व्हाट आर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट? एक बात मैं आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन के 3 से 4 एमसीक्यू आते हैं। अगर एमसीक्यूज करने हैं ना, और एमसीक्यूज में टॉप करना है, तो डेप्रिसिएशन, कंपनी रेशो, ये 3 बहुत ज्यादा आते हैं उसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, 20 में से। टू का बताएं क्या आंसर होगा? व्हाट आर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट? चेंजेस इन इट्स मार्केट वैल्यू, ये भी रीजन है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ये भी रीजन है। और आप में से ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं सर डी होगा। इसका आंसर मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ इसका आंसर जो है वो सी भी हो सकता है। सी ज्यादा बेटर है, लेकिन ये देखना पड़ेगा। ये पेपर है मई जून 2019, पेपर 1 2, ठीक है। मार्केट वैल्यू अगर चेंज होगी तो फिर रीवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन लगे होगी ना। कौन है बेटा ये? दोबारा बताओ। मार्केट वैल्यू अगर चेंज होगी तो फिर या तो रीवैल्यू करेंगे, तो डेप्रिसिएशन का तो सिर्फ डी आएगा ना। हाँ, ये तुम्हारी बात सही है। मैंने पता है क्यों सोचा है? मैंने सोचा है हमारे पास जो डेप्सिन के पीछे रीजन दिया जाता है, उसमें एक रीजन ये दिया जाता है कि हम एक एसेट अगर इस्तेमाल करते हैं, ये बात सही है, मार्केट वैल्यू नहीं आना चाहिए। क्योंकि हम मार्केट वैल्यू कितनी भी होती है उसको इग्नोर करते हैं, और जब डेप्सिन कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट वैल्यू देखते नहीं है। तो इस हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, फिर भी इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, व्हाई इज डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड नॉन करंट एसेट्स? व्हाई इज डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन नॉन करंट एसेट्स? फिर मैं आपको एक सवाल दिखाऊंगा ओ लेवल का, जो बहुत प्यारा सवाल है, मुझे बड़ा पसंद आया। डी पार्ट। डी। डी, टू इंश्योर फंड्स आर अवेलेबल टू रिप्लेस देम, टू इंश्योर द प्रॉफिट्स ऑन द बिजनेस आर नॉट ओवरस्टेटेड, ये तो है, प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। टू मैच द कॉस्ट, इसका आंसर ये होगा। नहीं, ठीक है। अभी ऐसा है, मैं आप लोगों को, आप लोगों ने वो पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं, आप लोगों को मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग रोक दूं, फिर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, वेट करें। आप लोग यहीं रहिएगा, रिकॉर्डिंग कैसे स्टॉप होगी ये रही।